आज भी हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। देखो, बोर्ड के एग्ज़ाम से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग ये आ जाता है। तो भाई, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक आसान सा टॉपिक है। इसका सिर्फ यूज़ हमारे लिए क्या है कि हमें जो फोर्स मिला है दो चार्ज के बीच में, उसकी डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम जनरली कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पढ़ते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है F, वो होगा K Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन में इनके बीच की सेपरेटेड डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो था, इसकी कोई डायरेक्शन हमें दिख नहीं रही है, तो हमें अब डायरेक्शन पता लगानी है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके लिए हमने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने दो चार्ज ले लिए, एक का नाम Q1 रख दिया, एक का नाम Q2 रख दिया। जो Q1 चार्ज है, देखो यहाँ पे Q1 चार्ज, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1। क्लियर है? Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, OA, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 वेक्टर से। और जो Q2 चार्ज है उसका जो पोजीशन वेक्टर है OB, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R2 डिस्टेंस से। तो अपने पास Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है OB, जिसको हम R2 डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो, फिर AB क्या होगा। तो AB निकालने के लिए आपका एक सिंपल सा मेथड है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था वेक्टर के अंदर, कि जब भी कभी किसी एक वेक्टर का हेड से हेड ज्वाइन किया जाए और टेल से टेल ज्वाइन किया जाए, वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता था। जैसे ये डायग्राम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जो यहाँ पे निचला था ये R2 था, ये वाला R1 था, और ये अपने पास A पॉइंट, B पॉइंट, ये O पॉइंट, और ये था R12। तो देखो, हेड से हेड यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है और टेल से टेल यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। तो यानी जो OB है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे OB वेक्टर बराबर होगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, AB वेक्टर चाहिए हमें यहाँ से। तो AB वेक्टर को आप लिख दोगे OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB क्या है यहाँ पे, OB आपको R12 से रिप्रेजेंट किया है, और OB R2 माइनस R1, ये अपने पास R12 की वैल्यू होगी। क्लियर है? तो अब हमें ये कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पढ़ने के लिए जो Q1 चार्ज है वो Q2 चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या है, 1 से 2, F12। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, द चार्ज Q1 experience the force due to Q2 charge। तरीका वही है, 1 ने 2 के कारण फोर्स एक्सपीरियंस किया तो F12 K Q1 Q2 अपॉन में, जैसे यहाँ पे आपने 1 2 लिखा है,
तो पोजीशन वेक्टर इसका लेंगे R21, R21। यहाँ पे यदि 1 2 है तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 1, और इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू यूनिटी हो, यानी इसकी वैल्यू 1 है और किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके मैग्नीट्यूड पर। क्लियर है? ये जो R21 यूनिट वेक्टर है, ये क्या है? ये क्या है अपने पास? एक इसकी वैल्यू यूनिटी है, इसको हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू यूनिटी हो, और इसको लिखने का तरीका होता है R21 यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ये हम रिप्रेजेंट करने का तरीका लिखते हैं। यदि हम इसको लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 K Q1 Q2 अपॉन में R21 की क्यूब इंटू में R21 वेक्टर और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई। जैसे जनरली हमने यहाँ पे R12 की वैल्यू निकाली थी, तो R21 की वैल्यू भी सिमिलरली जैसे 1 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, उसी तरीके से R21 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 वेक्टर R2। ठीक है। तो अपने पास जो ये फॉर्मूला आया है, ये फोर्स की वैल्यू आई है, इसमें हम ये R21 की वैल्यू रख पाएंगे, तो अपने पास रिजल्ट मिलेगा F12 K Q1 Q2 R21 है R1 माइनस R2 का वेक्टर और उसकी क्यूब इंटू में R1 माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है भाई? देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अपने पास दो चार्ज लिए हैं Q1 और Q2, जिनके पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है, जिसको हम OA OB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? और अपने पास हमें मतलब किससे होता है? उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने देखो ये डिस्टेंस R12 मान ली है। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसलिए इस डिस्टेंस को हमने बोला है 1 से 2। तो हमें ये कैलकुलेट करनी है, तो हमने वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो किया कि यहाँ पे हेड से हेड ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पे टेल से टेल मिल रही है। तो जहाँ पे हेड से हेड मिले, टेल से टेल मिले, उसको 3 नंबर दे देना। बाकी जो 2 बच गए उसको 1 या और 2 दे सकते हैं। 1 और 2 का जोड़ 3 मिलेगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी कि 3 बराबर 1 प्लस 2। ठीक है, तो हमें तो 2 की वैल्यू चाहिए थी, यानी AB की वैल्यू चाहिए थी, तो हम AB को इधर ले आए और OB को अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए। क्लियर है? तो अपने पास क्या रिजल्ट मिला? R12 AB की वैल्यू, OB क्या था? R2 माइनस R1। सिमिलरली हमने 2 1 भी लिख लिया। फिर हमने क्या किया? 2 चार्ज लिए, 2 चार्ज है अपने पास, उसमें से Q1 चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है Q2 चार्ज के कारण। तो 1 ने 2 के कारण फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो F12 दैट इज K Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर इंटू में R21 का यूनिट वेक्टर। इसके बाद हमने क्या किया? इस यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो हमने यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दी, और यहाँ से इस R21 की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, पहले से जानते हैं, क्योंकि हमने 1 2 की वैल्यू निकाली थी। तो सेम उसी तरीके से 2 1 की वैल्यू होगी जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो F12 हमने लिख लिया। सिमिलरली आप F21 भी निकालेंगे इसी तरीके से। तो F21 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वहाँ पे हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1, इसका मैग्नीट्यूड की क्यूब इंटू में
R1 R2 माइनस R1 वेक्टर। तो भाई ये था अपने पास कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, एक दो। क्लियर है, हो जाएगा ना ये? तो सिंपल सा है, बस आप इसकी थियरी लिख लेना कि अपने पास जैसे हमने बोला है डायग्राम में जैसा दिख रहा है सेम एज इट इज थियरी लिखनी है इसकी। देखो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं यहां से कि अपने पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसके हर एंगल 60 डिग्री हो या सारी साइड बराबर हो। उसके वर्टेक्स पर 3 चार्ज रखे हुए हैं, 2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम और -2 माइक्रो कूलम। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वर्टेक्स बी पर चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितना होगा। जो वर्टेक्स बी पर चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। यदि हर साइड इसकी है 10 सेंटीमीटर, हर साइड इसकी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हमें बी पर निकालना है नेट फोर्स। तो बी पर देखो अब क्या करना है, जैसे बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसको रखना है और ए या बी सी में से कोई भी एक चार्ज ले ले। तो हम सी को भूल जाते हैं, सी मान के चलते है ही नहीं, सिर्फ ए को देखते हैं। ए एक पॉजिटिव चार्ज है जो बी पर रखे हुए पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगा बाहर की ओर, क्योंकि यानी ये ए वर्टेक्स पर जो चार्ज रखा हुआ है ये चाहता है कि बी वर्टेक्स पर रखे हुए चार्ज को दूर भगाना। तो ये फोर्स इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा और कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। क्लियर है? क्या हम ये फोर्स निकाल पाएंगे? तो हम सीधा सा लिखेंगे कि भाई 3 ने कूलम्स चार्ज ने, माइक्रो कूलम चार्ज ने 2 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो हम इसका नाम रख देते हैं FBA और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है? के की वैल्यू हम सब जानते हैं 9 × 10⁻⁹ होती है। Q1 कितना है यहाँ पे 3 माइक्रो कूलम और ए पर रखा है वो वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलम। डिस्टेंस कितनी है 0.1 का स्क्वायर। देखो हमने मीटर में कैलकुलेट की है ये डिस्टेंस, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। देखो ये 9 और ये 12, तो 10⁻⁴ तो हो गई -3। अच्छा 9 3 27 इंटू में 2 54 और ये 0.1 1/10 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो 100। तो यहाँ पे 10⁻⁻1 बच गया और ये कितना हो गया, यानी मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5.4 न्यूटन इनके बीच का फोर्स होगा। क्लियर है? इस चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो इस चार्ज को हम भूल जाते हैं, सिर्फ इस चार्ज की बात करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये 3 माइक्रो कूलम को अपनी तरफ खींच रहा होगा। क्लियर है ना? डायरेक्शन मिल गई ना भाई? तो भाई हमारे पास बी से सी पर वही सेम तरीका के Q1 Q3
अपोन में आर स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁻9 सॉरी +9, Q1 है अपने पास 3 माइक्रो कूलम, और ये माइनस का 2 है, लेकिन मैग्नीट्यूड में लेना है तो माइनस को लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइनस इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर रहा है, इसलिए हम बोलते थे भाई वहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज लेना है आपको। क्लियर है? चार्ज पे कोई वेक्टर का निशान नहीं होता है, क्योंकि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे नीचे हम करेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस 0.1 है, तो भाई इसका भी आंसर तो वही आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का ही फर्क था, तो इसका भी आंसर 5.4 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है ना? अब मान के देखो यहाँ पे कि हमारे पास एक फोर्स तो मिला BC और एक फोर्स मिला आपको BA और एक फोर्स मिला आपको BC। दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो यार देखो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री ना, ये भी 60 और ये भी 60। तो ये लाइन पर पूरा एंगल कितना होता है 180। 60 यहाँ से कम हो गया तो सिर्फ ये एंगल कितना बचा होगा 120। क्लियर है? अब दो फोर्स मिले, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर अलजेब्रा से इनको ऐड करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका होता था ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब कोस थीटा कितना है 120। तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि 120 हो तो ये 120 की वैल्यू होती है -1/2। क्लियर है? तो यहां पे देखो एक चीज और ध्यान रखना, दोनों का आंसर सेम थे, मतलब a बराबर b ही था। a का मतलब F1 मान लेते हैं और दूसरे का मतलब F2 मान लेते हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं। तो जनरली मैं इसको क्या ऐसे लिख पाऊंगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर इंटू में -1/2। तो भाई -a आ गया ना, ये प्लस का a है तो अंदर सिर्फ a स्क्वायर ही बचेगा। a आंसर आ गया। a हमने किसके बराबर लिखा था f के बराबर, और f की वैल्यू कितनी है 5.4 न्यूटन, तो यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो अपने पास वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके हमने किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है। ठीक है भाई, हो जाएगा। मतलब सीधा सा ध्यान रखो, जब भी एंगल 120 हो तो आंसर वही आएगा यदि दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर है तो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। जैसे अपने पास मिल जाए कि एक रोड दे दे आपसे, क्लियर है, और जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे मैंने मान लिया इस रोड पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है? और इस रोड की लेंथ कितनी है L दे रखी है मान लो अपने से। चार्ज कितना है Q, पूरे पर फैला हुआ है, पूरे पर बिखरा हुआ है। यहां पे एक Q0 टेस्ट चार्ज है जो कि इसके एंड पॉइंट से R डिस्टेंस रखता है। कितने डिस्टेंस रखता है? R डिस्टेंस। तो पूछा जाए कि भाई इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल था, बट यहाँ पे तो क्या है पूरा चार्ज बिखरा हुआ है, तो हम ऐसा तो कर नहीं पाएंगे कि ये पूरा चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस ये और फिर ये दूसरा चार्ज।
मतलब आप लोग यदि ये करो तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज बिखरा हुआ है पूरी रोड पर, क्योंकि ये चार्ज इससे ज़्यादा नज़दीक है, ये थोड़ा दूर, ये थोड़ा दूर और ये सबसे ज़्यादा दूर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम ये तो तरीका यूज नहीं करेंगे। तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा जी सेंटर पे ले ले कि जी R प्लस L/2 और ऐड कर ले। तो आपको ध्यान रखना है कि फोर्स जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और डिस्टेंस यदि इन्वर्सली स्क्वायर है तो ये मेथड आपका गलत हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की कंडीशन वाला। ठीक है, ये तभी लगता जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता, और वो भी R की पावर 1 हो, 2 होगी तब भी गलत हो जाएगा। तो फिर तरीका क्या है? तो तरीका ये है कि इसको पॉइंट चार्ज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं हम, और सभी पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर सबका वेक्टर सम करेंगे। तो ऐसा करते हैं भाई, यहाँ पे हम एक छोटा सा चार्ज काटेंगे। ठीक है, ये चार्ज हमने यहाँ से ले लिया और इस चार्ज की वैल्यू हम dq रख लेते हैं, क्योंकि पूरा q है तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा dq। अच्छा, ये q0 चार्ज से मान लेते हैं x डिस्टेंस पर होगा। अच्छा, तो फिर ये जो छोटी सी डिस्टेंस और दिख रही है ना आपको, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये dx होगी। अब देखो, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये दूसरा पॉइंट चार्ज हो गया, क्या इन दोनों के बीच में फोर्स निकल जाएगा? तो हम निकाल सकते हैं के टी क्यू Q0 अपॉन में डिस्टेंस कितनी x स्क्वायर। क्या ये एक छोटा सा ही फोर्स मिलेगा, क्योंकि स्मॉल चार्ज के कारण निकाला है df। अब देखो, यहाँ पे आप एक चार्ज और काटो, ऐसे यहाँ पे एक चार्ज और काटो, पूरी रोड पर पॉइंट चार्ज काट लो और उन सभी से फोर्स निकालो और उन सबका वेक्टर सम करो। तो ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। तो जब भी कभी ऐसा करना होता तो हम 11th में इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ करते थे, यहाँ भी वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें नेट फोर्स निकालना है, तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड। क्लियर है? तो df का तो इंटीग्रेशन f हो जाएगा, नेट फोर्स जो कांस्टेंट है वो बाहर, k कांस्टेंट है, Q0 की वैल्यू बदल नहीं रही होगी तो Q0 भी बाहर। क्या dq कांस्टेंट है? तो इट इज़ वेरिएबल, क्योंकि ये सारे चार्ज जुड़ते आने हैं। तो आप देखो कि हमें ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। भाई हमें R से स्टार्ट होना है और R प्लस L तक जाना है। R से स्टार्ट होना है, R प्लस L तक जाना है। क्लियर है? तो यह डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में किया जाए इंटीग्रेशन, तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो dq है और नीचे x स्क्वायर है। तो dq को हम ऐसा लिख पाएंगे, देखो dq आपने पढ़ा था लैम्बडा चार्ज डेंसिटी q बाई l। मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, जब आपने सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन की थी तो वहाँ पे आप पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू m बाई एल, कैपिटल M बाई एल। तो यहाँ m की बजाय चार्ज है, लेंथ तो वही है। ऐसे मान लो मुझे dq चार्ज की बात करनी है तो dx डिस्टेंस ले लूँगा मैं, तो dq चार्ज की वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा इंटू में dx। बस ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास जो फोर्स बनेगा वो ये बन जाएगा F K Q0, और dq की जगह आ जाएगा आपका लैम्बडा dx, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। डिस्टेंस R से लेकर R प्लस L तक जाना है। अब देखो लैम्बडा हमने बोला था कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो लैम्बडा आ जाएगा बाहर, x की पावर -2 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन करने का मेथड है कि पावर जितनी भी हो उसमें 1 जोड़ देना, उतने से ही डिवाइड कर देना है। तो मैं इसको इंटीग्रेशन को भी यहीं कर लेता हूँ। लैम्बडा की वैल्यू आप सब जानते हो ना, q बाई एल,
तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ Q/L है। पावर में 1 जोड़ना है, उतने से ही डिवाइड करना है। तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा KQ0 QL और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस तो बाहर ना, -1 बाहर और x की पावर -1 यानी 1/x, लेकिन माइनस का r से r + l। अच्छा, अब इसको यदि हम सोल्व करें तो क्या हम इसको ऐसा लिख पाएंगे KQ0 Q/L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन माइनस का साइन है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट 1/r माइनस r + l। अब ये हो जाएगा आराम से सोल्व। यहाँ पे मैं कर देता हूँ KQ0 Q/L, इसको r + l माइनस r इंटू में r + l। देखो r से r कैंसिल हो गया, तो आपका ये रिजल्ट आपको याद रखना है। l ऊपर भी एक l और है, नीचे r इंटू में r + l। ठीक है, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये रिजल्ट याद रखना है Q0 Q r इंटू में r + l। ठीक है भाई, तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर दी लेंथ के ऊपर क्वेश्चन था। तो इसको कैसे सोल्व करना है, बाय द इंटीग्रल मेथड, क्योंकि कूलोम्स लॉ तभी लगता जब ये चार्ज एक पॉइंट चार्ज होता है, बट यहाँ पे तो क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमें पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात हम आगे करेंगे।